राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियां आवास अधिकार योजना PMU-DAY के तहत अब प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया गया है, जिससे लाखों लोगों को संपत्ति अधिकार मिलने का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 40,000 ऑथराइजेशन स्लिप और कन्वेंस डीड जारी की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पहले भवन स्वीकृति और लेआउट प्लान से जुड़ी तकनीकी बाधाओं के कारण नियमितीकरण की प्रक्रिया धीमी थी, जिसे अब नई व्यवस्था के तहत आसान बनाया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि अब अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण जहां कॉलोनी वहीं प्रक्रिया एज इज वेयर इज बेसिस पर किया जाएगा। आज का ये दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 2019 में अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए जो एक योजना लाई गई थी, PM उदय योजना। हम सब जानते हैं कि PM उदय योजना के अंतर्गत ओनरशिप, ट्रांसफ़र, मॉर्गेज के अधिकार रेजिडेंट्स को दिए गए थे और उस सारी योजना के तहत अब तक लगभग 40,000 कन्वेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप जारी हुए, पर बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसमें आ रही थी, जिसके कारण से ये सारा काम स्पीड में नहीं चल पा रहा था। लेआउट प्लान को स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी, जिससे भवन स्वीकृति और रेगुलराइजेशन संभव नहीं हो पा रही थी। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी अर्बन मिनिस्ट्री केंद्र सरकार का, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने दिल्ली की इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए, जहां हमारी इन अनऑथराइज कॉलोनीज़ में लगभग 50 लाख जनसंख्या रहती है, लगभग 10 लाख परिवार लगभग यहाँ पे हम मानते हैं, उन सभी परिवारों की समस्या को संज्ञान लेते हुए शानदार योजना आज आई है, जिसमें रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज कॉलोनीज इन दिल्ली ऑन एज इज वेयर इज बेसिस पे आज यहाँ पे लाया गया है। और दूसरी योजना जिसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD नीति के माध्यम से सस्ती आवास व्यवस्था को बढ़ावा, ये 2 योजनाएं जो आज केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में लागू की गई है, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय खट्टर साहब को मैं धन्यवाद देती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से कि आपने आज एक असंभव सा दिखने वाला काम दिल्ली के लिए किया है। मैंने बताया कि लगभग 50 लाख बेनिफिशरीज इसमें पूरी योजना में लाभान्वित होंगे। जो अभी तक कन्वेंस डीड बनी थी 40,000, अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सारी तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। पहले होता था कि 250 स्क्वायर मीटर के भूखंड पे जो अप्रूवल था वो DDA के डिप्टी डायरेक्टर देते थे और इस भूखंड का अप्रूवल जो है डायरेक्टर स्तर के अधिकारी करते थे। अब ये सीधा सीधा दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के ADM के पास आ गई है जिम्मेदारी, जो कि सभी भूखंडों के सिंगल नोडल अप्रूवल अधिकारी होंगे। और पहले जो सर्वे होता था वो DDA के अधिकारी करते थे, परंतु अब सर्वे भी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के पटवारी और नायब तहसीलदार ज्वाइंट सर्वे करेंगे। जो पहले दिल्ली के राजस्व विभाग के आवेदन से लेकर के कन्वेंस डीड जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया की जो समय सीमा अवधि है वो तय कर दी गई है। आज 7 दिन में आपको GIS सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी, 15 दिन में एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी रेजोल्यूशन मेमो देना होगा और आवेदन प्रक्रिया को पूरा होने के लिए 45 दिन में कन्वेंस डीड आपको जारी करनी ही होगी और पूरा का पूरा PM उदय रजिस्टर मेंटेन करना होगा। मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली में जो 1731 अनधिकृत कॉलोनियाँ थी, उनमें से 511 कॉलोनियों को इस योजना के माध्यम से नियमितीकरण इसका हो रहा है। एज इज़ वेयर इज़, जैसा है जहाँ है उसी
योजना के तहत कोई लेआउट प्लान की इसमें स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होगी और सभी भूखंड और भवनों का उपयोग आवासीय माना जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो कॉलोनियाँ छूटी है वो भी वो कॉलोनियाँ छूटी है जो कि प्रतिबंधित है, रिज एरिया है, ओ जोन है, या हमारे संरक्षित स्मारकों के आसपास प्रतिबंधित जो एरिया होता है उसमें जो कॉलोनियाँ पड़ती है केवल वो छूटी है। और उसके अलावा पूरी 1511 कॉलोनीज़ को आज ऑथराइजेशन की ओर पूरी तरीके से लिया जा रहा है और एमसीडी द्वारा इसके नियमितीकरण का प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग इस कन्वेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप को जारी करेगा और आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु सारी कार्रवाई अब सरकार द्वारा की जाएगी। दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित गीता भवन में सोमवार को द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से जीने की कला विषय पर एक विशेष प्रेरक सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े वक्ता गगन गांधी ने तनाव मुक्त, संतुलित और सकारात्मक जीवन शैली पर विस्तार से विचार साझा किए। कार्यक्रम का आयोजन खुश रहो वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किया गया, जिसकी अध्यक्षा वंदना खुराना है। इस अवसर पर वक्ता ने दैनिक जीवन में ध्यान, श्वास तकनीकों और सकारात्मक सोच के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यस्त जीवन शैली के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है और ऐसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं। वहीं अध्यक्षा वंदना खुराना ने अपने संबोधन के दौरान कहा, इस सत्र का उद्देश्य लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति, आत्म जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना है। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी रही और अंत में प्रसाद वितरण के साथ आयोजन संपन्न हुआ। आयोजकों के अनुसार भविष्य में भी इसी प्रकार के सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। खुश रहो वेलफेयर सोसाइटी का भी यही उद्देश्य है कि सब लोग मिलकर समाज के लिए काम करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ताकि देश निरंतर उन्नति करता रहे। देखिए, अपने और अपने परिवार के लिए तो सब काम करें, लेकिन जो दूसरों के लिए काम करे उसका ही जीवन सार्थक है। जो दूसरों के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे, समाज के लिए अपना तन मन धन लगा। और सच मानिए, इसमें बहुत यू फील वेरी सेटिस्फाइड, आनंद आता है, खुशी मिलती है। आप खुश रहेंगे तभी तो आप खुशियाँ बांटेंगे। आपके पास जो होगा वही तो आप बांटेंगे, वही तो आप दूसरों को दे पाएंगे। आप अगर चिड़चिड़े, ईर्ष्या उस टाइप के होंगे तो आप क्या, तो नेगेटिविटी के जो बात आप करेंगे वो नेगेटिविटी है। लेकिन इससे विपरीत अगर आप खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो आपकी उपस्थिति मात्र से, आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे से, आपकी पॉजिटिव बातों से वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। जिस सोसाइटी का नाम ही हो खुश रहो सोसाइटी, तो वहाँ पे हंसना और खुश रहना तो स्वाभाविक है। ये बात है 2022 की, कोविड की दूसरी वेव खत्म ही हुई थी कि मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम किया था। इस प्रोग्राम को करने के बाद मुझे क्या मिला वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। पेशे से अधिवक्ता हूँ, लड़ने का शौक है, मैं अपना संयम कैसे बना सकूँ ये मुझे मिला। ये एक चीज अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये मिली। इसको मिलने से हुआ क्या कि पहले गुस्सा कर जाता था, लोगों पे नाराज हो जाता था कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, परंतु उससे फोकस मेरा हट के मेरे केस पे फोकस आ गया कि मेरे को केस कैसे अच्छा प्रस्तुत करना है, क्योंकि अगर मेरा केस अच्छा प्रस्तुत होगा तो ही मुझे रिलीफ मिलेगा, और अगर रिलीफ अच्छा मिलेगा तभी मौकिल खुश होगा। वंदना जी ने आपको बताया आर्ट ऑफ लिविंग का जन्म हुआ 1981 में। ये 180 देशों में है और करीब 57 प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं इसमें। तो जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक प्रोग्राम की है, हैप्पीनेस
जिसमें आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है कि ब्रेथ अपनी सांस पर कैसे काम करते हैं, क्योंकि एक सांस है जो आपका कनेक्ट है बाहर के वातावरण के साथ। तो अगर आपने सांस को कंट्रोल कर लिया तो आपने अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। और बॉडी का कंट्रोल मतलब है कि जो आपकी भावनाएं हैं, गुस्सा आ रहा है, नाराज हो रहे हैं, उन सब पे आप नियंत्रण कर सकते हैं, राइट। अब मानसिक स्थिति क्या होती है, मन की स्थिति क्या है? या तो वो भूत में जाएगा या वो वर्तमान में जाएगा। अब अगर मैं मन को वर्तमान में ले आऊं तो मैंने कंट्रोल कर लिया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी चिंताओं के बीच भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति और वितरण पूरी तरह सामान्य है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में बताया कि किसी भी गैस एजेंसी में ड्राई आउट जैसी स्थिति की सूचना नहीं है और घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर की नियमित डिलीवरी जारी है। संयुक्त सचिव ने कहा कि एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य चक्र के अनुसार जारी है और लोगों को घबराकर बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के अनुसार देश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सभी रिफाइनरियां सामान्य क्षमता पर काम कर रही हैं। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ, और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ऑलरेडी 70% तक कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रेस्टोर कर चुकी है और अभी तक 14 मार्च से लगभग 45.5 लाख 19 किलो के सिलेंडर्स भी सेल हुए हैं और इसकी क्वांटिटी लगभग 86,400 मेट्रिक टन्स होती है। कल लगभग 6,500 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई और अगर इसको हम 19 किलो के सिलेंडर्स के टर्म्स में देखें तो लगभग 3.5 लाख होता है। 5 किलो के सिलेंडर्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि फरवरी महीने में एवरेज सेल पर डे लगभग 77,000 थी। कल भारत सरकार ने एक नया ऑर्डर इशू किया है और इस ऑर्डर के द्वारा 5 किलो एफटीएल सिलेंडर की सेल को डबल करने की बात की गई है। कल लगभग 1 लाख सिलेंडर, 5 किलो के 1 लाख सिलेंडर्स की सेल हुई है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पिछले 4 दिनों में लगभग 1300 अवेयरनेस कैंप्स किए हैं और इन अवेयरनेस कैंप्स में लगभग 10,000 5 किलो के सिलेंडर्स भी सेल हुए हैं। अवेयरनेस कैंप्स का मेन उद्देश्य है अवेयरनेस बढ़ाना, ताकि कंज्यूमर को ये पता हो कि 5 किलो का सिलेंडर उसको कहाँ पर मिल सकता है। 23 मार्च से लगभग 7,80,000 से ज़्यादा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हो चुकी है। नेचुरल गैस के संबंध में भी मैं ये बताना चाहूँगी कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को तो प्रोटेक्ट किया ही गया है, पीएनजी को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स को भी 6 तारीख से 90% उनका 6 महीने का जितना नेचुरल गैस का कंजम्पशन था उसको 90% तक ले जाने की बात कही गई है और ये ऑलरेडी इट इज़ अराउंड 80%। सीजीडी नेटवर्क्स को भी एडिशनल पीएनजी देने की बात कही गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने कल एक मॉडल स्टेट सीबीजी पॉलिसी भी रिलीज़ की है स्टेट्स के लिए, and it is basically based on consultation with the stakeholders. It is said that the states which will prioritize the CBG, they will be considered for additional allocation of commercial LPG in the next tranche. जो states और UTs CBG को promote करने में आगे आएंगे, उनके लिए commercial LPG की additional allocation की बात कही गई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 3,76,000 नए कनेक्शंस को गैस दी गई है। इसके अलावा 4 लाख से ज़्यादा नए कंज्यूमर्स भी रजिस्टर हुए हैं। 16,500 से ज़्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके पास पीएनजी है
और उन्होंने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। हमारी क्रूड की सिचुएशन कंफर्टेबल है, हमारी रिफाइनरीज आर वर्किंग, आर ऑपरेटिंग एट ऑप्टिमम लेवल, some of them are operating more than 100% also। एनफोर्समेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि कल एक दिन में लगभग 4300 रेड हुई हैं, लगभग 1200 सिलेंडर सीज हुए हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अभी तक लगभग 1700 शो कॉज नोटिस दिए हैं, 168 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी भी लगाई है और लगभग 45 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्रिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए असम के विकास, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को दोहराया। अपने संबोधन में उन्होंने पिछले वर्षों में बुनियादी ढांचे, बिजली उत्पादन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में हुए बदलावों का उल्लेख किया और जनता से विकास की गति बनाए रखने के लिए समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री ने चाय बागान क्षेत्र के श्रमिकों से संवाद को भी विशेष महत्व दिया और कहा कि असम की पहचान और अर्थव्यवस्था में उनका योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों के दौर में राज्य विकास से वंचित रहा, जबकि वर्तमान दौर में हर जिले के संतुलित विकास पर काम किया जा रहा है। डिब्रूगढ़ में आने का अनेक बार मुझे अवसर मिला है, लेकिन इतना जोश, इतना उत्साह यह अभूतपूर्व है। दूर दूर तक मैं देख रहा हूं, जो वहां हाईवे पे शायद उनको सुनाई नहीं देता होगा, दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन लोग खड़े हैं। साथियों, कांग्रेस पहले से ही हैरान परेशान पड़ी हुई है। अब ऐसी तस्वीरें कांग्रेस को वोट से ठीक पहले और पस्त कर देगी। ये जो उत्साह है वो एक ही गारंटी दे रहा है, आपको ये बार एनडीए सरकार। साथियों, यहां इस सभा में बड़ी संख्या में युवा मुझे दिख रहे हैं। ये जो युवा साथी हैं, उनको 2016 से पहले के असम की बातें उतनी याद नहीं होगी। कांग्रेस असम की कैसे उपेक्षा करती थी, इसका उदाहरण नुमालीगढ़ से डिब्रूगढ़ वाला हाईवे भी है। इस हाईवे को 2005 में स्वीकृत किया गया, लेकिन इस पर 2013 तक कुछ नहीं हो पाया था। और तब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, प्रधानमंत्री भी असम के थे, यहां से भेजा गया था। कांग्रेस सरकार का असम के प्रति यही सौतेला रवैया था। ऊपरी असम और बराक वैली दोनों को कांग्रेस ने भुला दिया था। अब आप आज की तस्वीर देखिए, कुछ दिन पहले पूरी दुनिया ने मोरन का वो भव्य दृश्य भी देखा, जब बीजेपी एनडीए सरकार के बनाए हाईवे पर लड़ाकू जहाज उतरे। 10 साल पहले
असम के लोगों को गुहार लगानी पड़ती थी कि गाड़ियां चल पाए, कम से कम ऐसी रोड तो बनाइए। आज ऐसे हाईवे बने हैं जहां गाड़ियां तो गाड़ियां, हवाई जहाज भी उतरते हैं। ये दिखाता है कि बीते 10 वर्षों में असम कितना बदला है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार पूरे असम को कनेक्ट भी कर रही है और प्रशासनिक रूप से भी पहुंच में ला रही है। अब मुख्यमंत्री का सेक्रेटेरिएट डिब्रूगढ़ आ रहा है। यहां असेंबली का भी नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये पूरे ऊपर असम के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। साथियों, असम का ऐसा ही तेज विकास होता रहे, इसके लिए डबल इंजन सरकार बहुत ही जरूरी है। इस बार असम में जहां गया हूं, मैंने अद्भुत दृश्य देखा है। एक से बढ़कर एक रैलियां, हर रास्ते पर रोड शो, चारों तरफ विजय की महक आ रही है। मैं असम के लोगों ने जो प्यार दिया है, भाजपा एनडीए को जो समर्थन दिया है, पूरे असम के लोगों का मैं आज आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपको वादा करता हूं, जब हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार शपथ समारोह होगा, मैं स्वयं आपका आभार व्यक्त करने के लिए उस शपथ समारोह में मौजूद रहूंगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार की प्रेस वार्ता में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि राज्य में 49 नए बस अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि हर जनपद में कम से कम एक बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाए, जहां यात्रियों को हवाई अड्डों जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में फैसला लिया है, जिससे हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा सरकार ने 1 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। आज परिवहन विभाग का 3 प्रस्ताव था, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रस्ताव 49 बस अड्डों का पीपीपी मॉडल पर स्वीकृति के संबंध में था। अब तक हम लोगों ने पहले फेज में 23 बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर हम लोगों ने बनाने का कैबिनेट से स्वीकृति ले चुके थे और उसकी एलवाई 23 को जारी हो गया था, जिसमें लखनऊ के 3 बस अड्डे थे, कानपुर का 1 था, आगरा का 3 था, ऐसे और विभिन्न जनपदों को 23 जो है बस अड्डे थे। और आज जो है स्वीकृति 49 बस अड्डों को मिला है। ये दोनों मिला करके 52 जनपदों को हम इसमें आच्छादित कर रहे हैं। 52 जनपदों में हमारे जो है पीपीपी मॉडल का एक जो है बस अड्डा हो जाएगा। 23 जनपद और बचेंगे, उसको अगले चरण में हम लोग कोशिश करेंगे और हर जनपद में कम से कम एक बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर बनाएं, जिसमें वो हवाई अड्डा की तरफ ये बस अड्डा बन रहा है, जिसमें वीआईपी लाउंज है, रेस्टोरेंट है, मॉल है, सिनेमा हॉल है, हर तरह की जो सुविधाएं जो हवाई अड्डा पर मिलती है, उस तरह का जो सुविधा इस हमारे बस अड्डों में मिलेगी। जैसे अभी लखनऊ के गोमती नगर में हमारा जो बस अड्डा बन रहा है वो 1000 करोड़ रुपया का बन रहा है, अमौसी में बन रहा है, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने बन रहा है। इसी तरह प्रदेश के और विभिन्न जनपदों में बन रहा है। और आज कैबिनेट ने बहुत परिवहन विभाग के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी इसमें परिवर्तन आएगा। 49 बस अड्डों को आज हवाई अड्डा की तरह बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर स्वीकृति प्राप्त हो गई है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर एवं बिजनौर में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापित होकर आए तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो अथवा अनुसूचित
जनजाति समुदाय अथवा उपनिवेशन योजना के तहत बसाए गए परिवारों को भूमि दर के अधिकार प्रदान करने के संबंध में आज मंत्री परिषद ने अपनी सहमति दे दी है। ये 4 जिलों में जो शरणार्थी के रूप में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय आए थे, ऐसे लोग 50-70 वर्षों से ओनरशिप के अभाव में इन परिवारों को खेती के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने और सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचने के भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। खास तौर से मंत्री परिषद ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संशोधन करते हुए धारा 76(1) के अंतर्गत DDD, DDD तथा 4D जोड़कर इन परिवारों को असंक्रमणीय अधिकार संहिता के प्रवर्त होने के दिनांक से प्रदान किया जा रहा है। इनकी संख्या खीरी में है 2350 परिवार, पीलीभीत में 4000 परिवार, बिजनौर में 18 ग्रामों में 3856, रामपुर में 16 ग्रामों में 2174 परिवार। आज माननीय मंत्री परिषद के समक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि सभी हमारे अंशकालिक अनुदेशक और समस्त शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसको बढ़ाने की घोषणा की गई थी। आज कैबिनेट के सामने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। शिक्षा मित्रों के लिए जो उनका मानदेय 2017 में बढ़ा करके 10,000 किया गया था हमारी सरकार के द्वारा 3500 रुपए से, उसको अब 2026 में बढ़ा करके 10,000 से 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव माननीय कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कैबिनेट की अनुमति हम सब लोगों को मिली है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल पर आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भजन लाल शर्मा ने भाग लिया और सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि क्षेत्र में नवाचार, आत्मनिर्भरता और राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। ये सम्मेलन पश्चिम भारत के राज्यों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कृषि विकास की रणनीति तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। सम्मेलन में राजस्थान सहित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, संभावनाओं और तकनीकी नवाचारों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि देश का विकास गांव, खेत और किसानों की समृद्धि से जुड़ा हुआ है और राज्य सरकार कृषि को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। आज की इस महत्वपूर्ण आयोजन में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये कार्यशाला और एक दिन का पूरा कार्यक्रम राजस्थान के अंदर रखा है। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं इस दिन को सौभाग्यशाली दिन मानता हूं कि उन कृषि की चर्चा ऐसे जनप्रतिनिधियों के सामने हो रही है। इसमें सभी वैज्ञानिक मौजूद हैं, उत्कृष्ट किसान मौजूद हैं, हमारे सभी अनुसंधान वाले मौजूद हैं। निश्चित रूप से जब ये मंथन होगा तो इस मंथन में से अच्छी बातें निकलेंगी और हमारे किसान का उद्धार होगा, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। राजस्थान के अंदर आप देख सकते हैं अकाल की मार रहती, पानी की व्यवस्था नहीं, उन परिस्थितियों में राजस्थान के अंदर हमारा किसान खेती करता है। हम जानते हैं कि हमारा किसान पूरा अपना मन तन सब कुछ लगा करके काम करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज बदलते हुए परिवेश में राजस्थान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह सम्मेलन केवल एक चर्चा का नहीं बल्कि किसानों के हित में एक मील का पत्थर साबित होगा। यहां से जो अमृत निकलेगा वो खेत और खलिहान तक पहुंचेगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में कृषि के माध्यम से हम भी अपना योगदान दें, और हम अपनी योगदान देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश ऊंचाइयों को छुएगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम
राष्ट्र स्वल्प